Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year biology students. I hope all of you are doing very well by the grace of Allah. Welcome to lecture number 5 of our chapter evolution, and our today's topic is going to be a continuation of our previous topic, which is evidences of evolution. The evidences that we discussed previously were biogeography, fossil record and comparative anatomy. Now moving on, the next evidence that is used in study of evolution is comparative embryology. Embryology itself is defined as the study of embryo in different species, यानी कि एम्ब्रियो की स्टेज पर जो लाइफ होती है वो किस तरह की होती है उसको स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर. बट व्हेन वी से comparative embryology, that means that now we are comparing the embryos of different species with each other. उनके अंदर similarities और differences को अब हम check कर रहे होंगे. अब ये comparative embryology evolution में हमें किस तरह से help करती है? When we study the embryos of different species, यानी उनकी immature stage को हम एक दूसरे के साथ compare करते हैं, क्योंकि immature stage वो होती है जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा differentiation नहीं अभी बॉडी में होती और different पार्ट्स जो हैं वो अभी एवॉल्व नहीं हुए होते, ये अभी जनरेट नहीं हुए होते. तो ये जो इमेच्योर स्टेज एम्ब्रियो स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाए और उनको कंपेयर किया जाए तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमें मिल सकती हैं, और उन सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर वी कैन से दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर और आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज समटाइम्स the embryo stage of different organisms is quite similar to each other, but with the passage of time as the embryo is matured, तो उसके अंदर different changes आ जाते हैं which causes the embryo to turn into a complete adult organism. So embryo stage को study करना या embryology is a very important phenomenon for the study of evolution. उसको अगर हम एक example से देख लें तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि different organisms including human, स्पेसिफिकली इंटायर वर्टिब्रेट जो हमारे पास फाइलम है उनके अंदर जो कॉमन एक चीज़ हमें मिलती है, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ गिल्स. एट एम्ब्रियो स्टेज वर्टिब्रेट्स के अंदर एक जो कैरेक्टर था, दैट वाज दैट दे हैड, ऑल ऑफ देम हैड गिल्स. बट दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियो स्टेज. एम्ब्रियो स्टेज पर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर गिल्स होते हैं, वो चाहे ह्यूमंस हो वो चाहे फिश हो. इनके एम्ब्रियो के अंदर गिल्स होने से हमें क्या पता चला कि ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर इंक्लूडेड हैं ये सारे. लेकिन फिर ये गिल्स कुछ के अंदर इवॉल्व होके विद मैच्योरेशन थ्रू द स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन, इन सम केसेस दीज गिल्स आर एलिमिनेटेड, या ये गिल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं. और फिश के केस में हमें पता है कि ये गिल्स जो है वो मॉडिफाई होके उनका मेन ऑर्गन का काम कर रहे होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. सो हम ये कह सकते हैं कि अगर एम्ब्रियो लेवल पे चेक किया जाए वर्टिब्रेट्स को तो वो ऑल ऑफ देम आर सिमिलर बिकॉज दे हैव सम इम्पॉर्टेंट सिमिलर कैरेक्टर्स दैट आर कॉमन इन ऑल ऑफ देम. Here you can see the different developmental stages of fish, salamander, tortoise, chicken and humans. इसमें से ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एम्ब्रियो स्टेज, एंड यू कैन एक्चुअली सी दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी कि वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. दे इवन हैव गिल्स एज यू कैन सी राइट हेयर. सो इन सब को एम्ब्रियो स्टेज पे देखते हुए हम ये कह सकते हैं दैट ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स हैव common ancestors or have evolved from a similar history. और फिर आगे जाके जैसे जैसे इनमें डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस आती हैं तो इनकी बॉडीज़ डिफ्रेंशिएट होके हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ आ जाती हैं. सो एम्ब्रियोलॉजी इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस इन स्टडिंग द एवोल्यूशन. Moving on, the next field of biology that we use as evidence is the molecular biology. और molecular biology को हम define किस तरह से करते हैं? This is the study of the molecules which constitute different structures in different organisms. यानी ऐसे उनका जो molecular structure है हम उसको study कर रहे होते हैं इस field के अंदर. इस molecular structure की अगर हम बात करें तो सारे organisms के अंदर एक चीज़ तो हमें common नज़र आएगी, वो है उनकी genes. जीन्स जो हैं वो तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगी, और इन जीन्स के अंदर होगा डीएनए मटेरियल, वो भी सबके अंदर होगा, ज़रूर प्रेजेंट होगा. उसके अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं बट बेसिक डीएनए मटेरियल जो है वो तो प्रेजेंट होगा. ऑल्सो इसके अलावा कुछ मोलिकुलर मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जिसमें से सबसे कॉमनली जिसको स्टडी किया जाता है दैट इज़ द प्रोटीन्स.
यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोटीन्स की कंपोजिशन है उसको स्टडी करने से हमें उनके कैरेक्टर्स का पता चल जाता है. सो लेट्स से अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, लेट्स से वी हैव एन ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स थे वो कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच थे. लेट्स से वी हैव पॉलीपेप्टाइड ऑफ 5 अमाइनो एसिड्स, जिसमें से एक अमाइनो एसिड जो है वो लेट्स से एक यूनिक अमाइनो एसिड था, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड था. अब ये वाला स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पर नज़र आया है, ये हमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें इस तरह की कंपोजिशन प्रोटीन या अरेंजमेंट प्रोटीन्स की नज़र आएगी उनकी लाइफ के किसी भी पॉइंट पर, तो हम ये कह सकेंगे कि उनके अंदर एवोल्यूशनरी सिमिलैरिटी है, या एट वन पॉइंट इन देयर हिस्ट्री ये ऑर्गेनिजम्स जो थे उनके अंदर कोई ना कोई सिमिलैरिटी थी, या फिर वो कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए थे. अगर हम इस तरह के पैटर्न को जहाँ जहाँ पर देखकर स्टडी कर लें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी हिस्ट्री के में एक दूसरे के साथ उनके कनेक्शन या रिलेशनशिप का पता चल सकता है. बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास डीएनए है या जेनेटिक कोड्स हैं. डीएनए के अंदर भी जो उसकी सीक्वेंस है डीएनए का, और डिफरेंट जो जेनेटिक कोड्स हैं जिसके बारे में हमें पता है कि जो जीन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कोड्स की फॉर्म में डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट कर रही होती हैं. तो अगर इन कोड्स को स्टडी करें तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं या यूनिक होते हैं. बट इफ़ वी सी दैट सम ऑर्गेनिजम्स हैव अ कॉमन कोड फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, तो हम वहाँ से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स एट वन पॉइंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड थे. सो जीन से हम लोगों के पास जेनेटिक कोड आ जाते हैं, इनको स्टडी करने से भी हमें आइडिया हो जाता है. डीएनए के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर है या अरेंजमेंट है डीएनए के मॉलिक्यूल्स की, और इसी तरह से प्रोटीन्स के अंदर भी जो हमारे पास मोनोमर्स की अरेंजमेंट है, जिसमें इसमें से हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक मोनोमर है. तो इन मोनोमर्स की अरेंजमेंट या उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स किस तरह के हैं. सो दिस इज़ हाउ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ हेल्पिंग अस इन स्टडिंग एवोल्यूशन. So as an example of having common molecular composition, we have that humans and bacteria. इनके अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कॉमन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ प्रोटीन कॉल्ड साइटोक्रोम सी, ये एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है. इसके बारे में हमने फर्स्ट ईयर में भी इसका जिक्र हम पढ़ चुके हुए हैं. ये जो रेस्पिरेटरी प्रोटीन है ये सारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें कॉमन नज़र आती है या सेम नज़र आती है. सो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी एरोबिक स्पीशीज़ हैं, वो चाहे बैक्टीरिया हो या ह्यूमंस, एट वन पॉइंट दे हैड कॉमन एंसेस्टर्स और दे वर क्लोजली रिलेटेड इन देयर हिस्ट्री ऑफ लाइफ. Now let's talk about a phenomenon that I'm sure you are pretty familiar with by now. It's the natural selection, और इसके contrary एक और process होता है artificial selection का. Natural selection के बारे में तो आपको अब तक idea हो चुका है. It's the process through which organisms who have certain benefits or certain favors and characters in their bodies, which allows them to survive in the environment, or such organisms are selected by the environment for survival. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये कैरेक्टर्स या ये बेनिफिट उनको हासिल नहीं होता, वो बाय नेचर ही ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं नेचर से. दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. इसकी एक मोस्ट कॉमन कोटेड एग्जांपल तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, जिराफ्स की है, जिसको स्टडी किया लमार्क ने भी और डार्विन ने भी प्रपोज किया इसके ऊपर अपनी हाइपोथेसिस को. इसके अलावा एक और जो recent एक कॉमन हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया. सो लेट्स से दिस इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसके अंदर ये ब्लू में जो आपको नज़र आ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर नॉन रेजिस्टेंट स्पीशीज़ एंड देयर इज़ ओनली वन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. When we expose such a colony to an antibiotic, तो क्या होगा, जितने भी नॉन रेजिस्टेंस हैं वो सारे डेड होना शुरू हो जाएंगे. दे विल डाई इवेंचुअली, एंड ओनली द रेजिस्टेंट that was very small in number, or it was just one, that will remain. This one resistant strain और बैक्टीरिया, क्योंकि अब ये सिर्फ अकेला बचा है तो इसके पास और कोई चॉइस नहीं होगी या इनके पास और कोई रास्ता नहीं होगा. सो दिस विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, एंड देयर विल कम अ पॉइंट when through the process of multiplication only resistant strains will
रिमेन, यानी कि जितने भी नॉन रेजिस्टेंस हैं वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म होते जाएंगे, लेकिन एट द एंड हमारे पास जस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बच जाएंगे. सो वी कैन से दैट द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सर्वाइव्ड द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, या वो नेचुरली खुद ब खुद ही एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट हो गए, वो सर्वाइव कर गए, और जो नॉन रेजिस्टेंट थे दे वर एलिमिनेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. This is how bacteria show resistance to certain antibiotics. But one thing to remember is that the process of natural selection is a time-taking process. So it takes a lot of time for this process to happen. यानी कि जैसे हमने अभी जिराफ की भी एग्जांपल देखी, उसके अंदर भी जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ एट द एंड सर्वाइव कर गए थे हमारे पास, वो काम ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स नहीं होता, बल्कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ जनरेशंस, it takes many decades even to for certain species to survive and others to be eliminated through the process of evolution. क्योंकि naturally काम हो रहा है तो ये time taking होता है थोड़ा, but एक लंबे पीरियड के बाद एट द एंड सर्वाइव वही स्पीशी करती है विच इज़ फेवर्ड बाय नेचर, या जिसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं. On the other hand, we have the process of artificial selection. Now, this is a process that is totally dependent on human beings. Human beings are the factors who are going to cause this selection. और ये किस basis पर होगी? This will be on the basis of बेनिफिट टू आर जनरेशन, यानी कि हम अपने बेनिफिट के लिए ऐसी कुछ स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर प्रेफर करेंगे जिनसे हमें ज़्यादा फ़ायदा या ज़्यादा यील्ड मिलेगी. फॉर एग्जांपल काउस के केस में हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है ब्रीड करने से पहले काउ को कि हमें हाई मिल्क यील्ड मिलना चाहिए. सो इसलिए हमारे पास एट वन पॉइंट जो जनरेशन्स काउ की बचेगी वो जस्ट वही होंगी जो हाई मिल्क यील्ड प्रोडक्शन करती हैं. ऑन द अदर हैंड हमारे पास डिफरेंट पेट्स हैं या हॉर्सेस वगैरह हैं, उनके अंदर भी हम यही देखते हैं, हम ऐसी स्पीशीज़ को ज़्यादा ग्रो करते हैं या उनको ज़्यादा फेवर करते हैं जिनसे हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं. यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमंस ने अपना कैरेक्टर प्ले किया है, देयरफॉर वी कॉल दिस प्रोसेस आर्टिफिशियल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ये ह्यूमंस के कंट्रोल में है एंड इट इज़ नॉट एज टाइम टेकिंग एज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के केस में जो हमें ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं, उसके रिजल्ट में जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दे आर मोस्टली डिफरेंट फ्रॉम देयर एंशियंट जनरेशन्स, यानी कि अपने से पहले वाली जनरेशन से वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अब हमने उनको अलाउ किया है ग्रो करने के लिए, और उनको हमने स्पेसिफिक कंडीशंस के से एक्सपोज किया है, या उनकी जो कंडीशंस हैं उनको हमने लिमिट कर दिया है, so that we can get the maximum yield from them or get maximum results from them. So this is the process of artificial selection. Here you can see at the end I have accumulated some important terms and definitions. Some of these are from the side boxes, so when you're learning your lecture you need to pay attention to those as well. Also I have some important long question listed here at the end. इनको भी आपने याद करते हुए साइड बॉक्सेस को ज़रूर ध्यान में रखना है कि उन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो साइड बॉक्सेस में भी इन टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंट होती है. सो आई होप कि आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.